नमस्कार दोस्तों। एमपी करंट अफेयर्स के लिए मंथली सीरीज तो हम चला ही रहे हैं। अभी आप अक्टूबर से देख ही रहे हैं। लेकिन 2022 में क्या कुछ हुआ, इसके लिए बकायदा दो मैराथन क्लास में हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये उस दिशा में पहला प्रयास है। इसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच में जो कुछ भी घटा मध्य प्रदेश में, उसको हम सब्जेक्ट से और करंट अफेयर से दोनों से जोड़कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एमपी करंट अफेयर से जुड़े हुए पुराने वीडियो भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको ना केवल करंट अफेयर्स कवर होगा, बल्कि आपका सब्जेक्टिव अप्रोच भी जो है वो डेवलप होगा कि कैसे उसको तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं किया गया? सुश्री सुमित्रा, कविता, श्री विवेक कृष्ण तन्खा या एल मुरुगन? तो इसका आंसर जो है वो है एल मुरुगन। एक सेकंड में नहीं लगाइए, 2 मिनट बस। इसका आंसर जो है वो है एल मुरुगन। अब क्यों है देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, तो पिन लगाना भूलिए। देखिए पहले तो हम आंसर ले लेते हैं। हमारा आंसर हो गया एल मुरुगन। अब देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश से टोटल जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 11। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट जिसको कहा जाता है, उस इलेक्शन से राज्यसभा के मेंबर नहीं चुने जाते, बल्कि सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड जिसको कहा जाता है, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, उससे चुने जाते हैं। और हमारे एमएलए जो भी मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य हैं वो उनको चुनते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब वो प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड है तो 230 सदस्य, जैसे मान के चलिए 3 सीटों के ऊपर चुनाव था, तो 230 को 3 से भाग दे दीजिए। तो जो 3 लोग चुने गए, पहली तो सबसे अच्छी बात यह थी कि ये तीनों निर्विरोध चुने गए, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, यानी अनअपोज्ड चुने गए। ये पहला तो खासियत ये है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि ये जो सुश्री सुमित्रा, ठीक है, विवेक कृष्ण तन्खा और कविता, इन तीनों को चुना गया, तो ये कैसे चुने गए? इसमें से दो जो है वो अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी से, एक जो है वो कांग्रेस से है, यानी विवेक कृष्ण तन्खा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और सुमित्रा और कविता ये भारतीय जनता पार्टी से। अब ये दो जगह से काम आएगा। पहले तो 2023 में हमारे यहाँ राज्यसभा का कोई भी इलेक्शन नहीं है। अब सीधे जो इलेक्शन होंगे वो कब होंगे राज्यसभा के लिए? 2024 में। इसीलिए 2023 के मतलब जो एग्जाम्स हैं उसके लिए तो अपन स्ट्रेस फ्री हो जाए कि अब अपने को कोई तनाव नहीं कि इस साल राज्यसभा में अपने यहाँ से कोई सीट जा रही है। 24 में हमारे यहाँ से टोटल जो 11 सीट है उसमें से खाली होंगी 5 सीट। तो 2024 में जो है वो 5 सीटों के लिए राज्यसभा के इलेक्शन होना है, और उसमें ये एल मुरुगन भी आएंगे। ये याद रखिएगा, एल मुरुगन एग्जैक्टली क्या हुआ कि 2021 में चुने गए। ठीक है, आपको शायद याद हो या ना हो, तो थावरचंद गहलोत जो थे, जब उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था 2021 में, तो थावरचंद गहलोत के स्थान पर 2021 में एल मुरुगन को जो है वो लाया गया। और बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि साउथ से एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्यसभा में सरकार लाई, तो क्यों लाई? तो एक तो ये प्रश्न याद रखना। इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर है राज्यसभा के 11, 2022 में चुने गए 3। ठीक है, 2023 में हमारे यहाँ से राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं चुना जाएगा। हाँ, अगर कोई रिजाइन कर देगा तो उपनिर्वाचन में जरूर चुना जा सकता है, अगर कोई रिजाइन कर दे तो। और 2024 में जो है वो राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाएंगे मध्य प्रदेश में, मतलब कितने जो है वो रिटायर होंगे? जो हर 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का, तो 5 मेंबर का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो 2024 में 5 मेंबर चुने जाएंगे। ये एक आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी की किस खिलाड़ी ने 28 फरवरी से 3 मार्च तक उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो इसका आंसर जो है वो है प्रज्ञा सिंह। और पहले तो याद रखिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि एशियन फेंसिंग जो है वो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई, तो ये उज्बेकिस्तान में हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि प्रज्ञा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो फेंसिंग। फेंसिंग देखा हो ना, तलवारबाजी, वो जो पतली लुकीली लंबी तलवार आती है उससे जो तलवारबाजी की जाती है, उसी को जो है वो फेंसिंग कहा जाता है यहाँ पर।
और प्रज्ञा सिंह जो है वो अगर कहा जाए, जब ये इस फेंसिंग प्रतियोगिता को इन्होंने जीता था तो पेपरों में बड़ा आया था कि किसान की बेटी ने लहराए परचम। पन्ना जिले से हैं, सिमरिया तहसील पड़ती है पन्ना के अंदर, वहां से प्रज्ञा सिंह है। तो आपको तहसील तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि हाँ भाई पन्ना जिले से जो है वो हैं, और अभी काफी जो है वो चर्चा में रही, और एशिया लेवल की कोई चैंपियनशिप जीती उन्होंने उज्बेकिस्तान में जाके। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया, यानी इसमें से कुछ अब आएगा, कुछ ना कुछ तो जो है वो आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा देखने वाली बात। रही बात जैसे अन्य खिलाड़ियों की, तो पूनम शर्मा, आपको मालूम होगा कि जूडो की जानी मानी खिलाड़ी हैं, और ब्लाइंड श्रेणी में, दिव्यांग जो श्रेणी है उसमें ब्लाइंड श्रेणी के अंदर इन्हें अभी इस साल जो है विक्रम अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। नैन्सी सिंह को भी विक्रम अवार्ड दिया गया, वो खो खो के खिलाड़ी हैं। इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी वो रखे आपके लिए कि आपके एक के साथ कई सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन तो तैयार हो, और भी क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए तैयार हो जाए इसके लिए। और सिद्धि छतवानी, ये शूटिंग बॉल के लिए इनको एकलव्य अवार्ड मिला, ये भी मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है। तो अभी आपके लिए कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? एक तो हो गया ये एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। दूसरा ये दो खिलाड़ी हो गए विक्रम अवार्ड के, अभी लेटेस्ट 2021 का जो विक्रम अवार्ड की घोषणा हुई 2022 में। ये हो गया एकलव्य अवार्ड 2021 के लिए, जो 2022 में एकलव्य अवार्ड की घोषणा हुई इसमें। तो ऐसे ये अपने क्वेश्चन जो है वो लिंक हो गए या तैयार हो गए, ये अपनी याद रख सकते हैं इनको। अगला है 2022 में मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी रजत पाटीदार को आईपीएल में किस टीम के लिए जो है वो चुना गया? कोलकाता नाइट राइडर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। तो इसका आंसर जो है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखो मध्य प्रदेश से ने बहुत क्रिकेट खिलाड़ी दिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिए, लेकिन बड़े स्तर पर पहचान हमारे क्रिकेट खिलाड़ी बहुत ज्यादा जो है वो नहीं बना पाए। जो है वो अगर कहा जाए पाटीदार अभी एक अच्छे चर्चित जो है वो खिलाड़ी हैं, और वो इंदौर से हैं। कोई पूछेगा कि एग्जैक्टली वो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो इंदौर जो और देवास दोनों से मतलब आसपास के क्षेत्र से हैं। पर वो इंदौर, आप जब भी आंसर आए तो आप इंदौर ही लगाइएगा, इंदौर से हैं। और अभी जो ये मतलब प्रीमियम लीग हुआ था 2022 का, उसमें वो जो है वो अगर कहा जाए चर्चा में आए, जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से। अब इसमें तीन क्वेश्चन आपके जो है वो तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन तो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तैयार हो गया आपका, कि 2022 का आईपीएल कहाँ हुआ, क्योंकि अपना एक खिलाड़ी चर्चा में रहा तो अपने से पूछा जा सकता है। दूसरा कि उसको किसने जीता, है ना, सबको मालूम है कि गुजरात टाइटन जो है उसने पहली बार जो है वो आईपीएल को जीता है। और तीसरा जो है वो रजत पाटीदार, सीधे नाम पूछ सकता है कि का संबंध किस खेल से। तो आंसर आप कर ही दोगे, मुझे पूरा विश्वास। अगला जो है वो है तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? हैदर शाह, गोपाल ठाकुर, भगवान सिंह कुशवाहा, रोहित वाजपेयी। चारों ही खेल से संबंधित जो है वो अगर कहा जाए प्रतिभाएं हैं, पर आंसर है इसका हैदर शाह। ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि काफी जो है वो चर्चा में जो है वो रहा। एक्चुअल इसको अपन ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये हैदर शाह, तो पहले तो ये बता दूं कि सीहोर जिले से। कोई पूछेगा कि भाई हैदर शाह का संबंध जो है वो किस मतलब, क्योंकि हमेशा क्रिकेट खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन कोई भी होगा, उसमें एक आदत हो गई है एग्जाम सेटर की, या तो वो स्पोर्ट का नाम पूछता है या वो व्यक्ति कहाँ से ये पूछता है। तो सीहोर से है, सीहोर में आस्था से। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि सीहोर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और सीहोर में आस्था से। ये पहला क्वेश्चन तो हमारा तैयार हो गया। दूसरा क्या हो गया कि पावर जो है वो अगर कहा जाए लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो आंसर हो गया इस्तांबुल में, टर्की के। अभी आपने देखा होगा टर्की का इस्तांबुल तो ऐसे भी अभी चर्चा में रहा अर्थक्वेक के कारण। तो वो एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है यहाँ पर। और इस इवेंट में हैदर शाह के अलावा और भी जो है वो मतलब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी गए थे, जिसमें से मुरैना की ईसा सिंह का नाम आप याद रखिएगा, वो भी पावर लिफ्टिंग से जो है वो अगर कहा जाए जुड़ी हुई खिलाड़ी। तो एक नाम और मैं आपको दे दे रहा हूं यहाँ पर, वो है मुरैना का, से नाम याद रखिएगा, ईसा सिंह। ये भी इसी इवेंट से जो है वो जुड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि क्या होता है ना कि मतलब जो ज्यादा चर्चा में आता है उसको हम जो है वो आगे ध्यान लगाते हैं उसके ऊपर। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकता है या पूछा जा सकता है, क्या आएगा देखने वाली बात है एग्जाम में।
अगला है 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में माइनिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया? सागर, भोपाल, सिंगरौली, बैतूल। तो इसका तो ये तो वन लाइन फैक्ट का क्वेश्चन हो गया। सिंगरौली अभी तो खुला नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार ने, कैबिनेट ने ये जो है वो प्रस्ताव रख दिया, पास कर दिया कि भाई हमको एक माइनिंग कॉलेज जो है वो खोलना है। और सीधी सिंगरौली, इसके आसपास आपको ये कोल बेल्ट है मध्य प्रदेश का, तो वहां पर माइनिंग कॉलेज खोलना मतलब आप तुक्के से भी उस तक जो है वो आंसर तक जो है वो जा सकते थे। तो ये तो वन लाइन फैक्ट का हो गया। और कोयले से जुड़ा हुआ है सिंगरौली यहाँ। देश की 13 नदियों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई परियोजना में मध्य प्रदेश की कितनी नदियों को शामिल किया गया? एक, दो, तीन, चार। ये क्वेश्चन आपको एमपी के करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है और नेशनल करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन दोनों जगह जो है वो आपको हेल्प करेगा। देखिए, जो नदियों का कायाकल्प है, ठीक है, उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। और 2022 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, जिसमें 13 नदियों को जोड़ना था। और उन 13 नदियों में पहले तो हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारी तो नदी एक ही है, उसके अंदर नर्मदा। इसके अलावा हिमालयन नदी और पेनिसुलर नदी। हिमालयन नदियों में गंगा को याद नहीं रखना। आप देखो, गंगा के कायाकल्प के लिए तो ऑलरेडी नमामि गंगे मिशन चल रहा है, तो हम फिर क्यों ऐसा मिशन लेकर आएंगे? तो गंगा को जो है वो अगर हम छोड़ दें तो बाकी जैसे यमुना है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, आपकी क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा है, सतलुज है, ब्यास है, ये उत्तर भारत की बड़ी नदियां हैं, इनके लिए चल रहा है। दक्षिण में अगर हम चले जाएं तो नर्मदा के बाद फिर जो बड़ी नदियां हैं, जैसे अगर कहा जाए गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ये है। तो हमारे राज्य में तो एक ही नदी जो है वो बड़ी नदियों में अगर देखा जाए, जैसे भारत की नदियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें नर्मदा ही हमारी जो है वो नदी पहचान बना पाती। चंबल भी उतना पहचान नहीं बना पाती नर्मदा बराबर। तो एक तो ये है नर्मदा नदी के लिए। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो याद रखना है कि कायाकल्प में कितनी नदियां ली, तो 13। गंगा नदी उस कायाकल्प योजना में शामिल नहीं है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियां याद रखो, जो भी मैंने बोला, जैसे झेलम है, सतलुज है, रावी है, व्यास है, चिनाब है, ब्रह्मपुत्रा है। दक्षिण में याद रखो, जैसे अगर कहा जाए महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जो है वो याद रखना है। इसमें जो मूल नदियां हैं उसके अलावा जो है वो 202 सहायक नदियां भी शामिल होंगी, यानी नर्मदा की भी कुछ सहायक नदियां आएंगी, पर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन कौन सी सहायक नदियां इसके अंदर सीधे लिंक होंगी। तो 202 जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। और कुल जो है वो अगर कहा जाए 13 नदियां हो गई। और इस तरह से इन नदियों की कुल लंबाई उन्होंने लगभग 42,830 किलोमीटर या 42,800, ऐसे लगभग इतना जो है वो माना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हेल्दी आपके लिए तैयार हो गया। एमपी का भी हो गया, इंडिया का भी हो गया, दोनों में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला है 2022 में प्रसिद्ध अब्दुल्ला खां गोल्ड कप, यहाँ पर वो कहाँ जो है वो आयोजित किया गया? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। आंसर वैसे तो सबको ही पता होगा, क्योंकि जब हम अब्दुल्ला खां कप की जो है वो बात करते हैं तो अब्दुल्ला खां कप जो है वो हमेशा जो है वो हॉकी से जुड़ा हुआ मतलब टूर्नामेंट है। तो हॉकी से जुड़ा हुआ है तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो भोपाल में आपने देखा होगा 2-3 हॉकी के बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेडियम। तो हॉकी संबंधी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कराने के लिए हमारे स्टेडियम तैयार हैं। जैसे आप टीटी नगर स्टेडियम चले जाओ, उसको तात्या टोपे स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वो हॉकी के लिए फेमस है। इसके अलावा भोपाल में एक और स्टेडियम है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अभी ये जो अब्दुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, ये इसी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। यानी ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भोपाल के अंदर स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने। इसी स्टेडियम में ये जो है वो अगर कहा जाए ये हुआ था पहला। और भोपाल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉकी के लिए कितने स्टेडियम हैं, 3 स्टेडियम हॉकी के हैं। एक है तात्या टोपे जो मैंने आपको बता दिया, एक जो है वो ऐसवाग है ना, एक और स्टेडियम है भोपाल में, हालांकि वो आता नहीं है, बावे वाले स्टेडियम, पर वो क्रिकेट का है। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए वो डाल देते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन अपने लिए तैयार हो सकता है, आ सकता है। अगला है ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में, ठीक है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने किस खेल के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, शूटिंग। तो इसका जो आंसर है यहां पर पहले तो याद रखिएगा बैडमिंटन है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 3-4 तरह के जो है वो क्वेश्चंस आपको जो है वो बनेंगे।
पहला क्वेश्चन तो आपका जो है वो यही बनेगा साफ सुथरा अगर कहा जाए कि भैया गौरांशी शर्मा का संबंध जो है वो किस खेल से, यानी ये पहला तो यही अपने लिए जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई डेफ ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो ब्राजील, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, रियो में वो जो है वो चल रहा था यहाँ पर। और जो है वो स्वर्ण पदक वाला तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो वो मुझे मतलब ये याद रखना है, तो ये एक है। और मध्य प्रदेश राज्य जो बैडमिंटन एकेडमी है उससे जो है वो जुड़ी रही। कोई पूछेगा भाई जो गौरांशी शर्मा है वो ऐसा मतलब क्या उससे कोई कोई मतलब इतना क्यों चर्चा में है, तो उसका कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश में स्टेट बैडमिंटन एकेडमी है उस स्टेट बैडमिंटन एकेडमी से वो है जुड़ी हुई है। तो बस इतना अपने को याद रखना है, बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ आप जो है वो याद रखिए, इसी में से कुछ क्वेश्चन जो है वो बनेगा। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। पब्लिक एसेट्स यानी लोक संपत्तियों के लिए कंपनी का गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। पब्लिक एसेट देखिए जितनी भी लोक संपत्तियां हैं यानी सरकार की ऐसी संपत्तियां जिसमें हमारा और सरकार का सबके अधिकार है, वो सब पब्लिक एसेट्स में आती है। इन पब्लिक एसेट्स को मैनेज करने के लिए अभी देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसने खुद की अपनी कंपनी बना रखी हो कि वो उनको एसेट्स को मैनेज करे अपनी। ठीक है, हम पहले ऐसे राज्य बन गए जिसको लगा कि नहीं हमारी जितनी भी पब्लिक एसेट्स हैं उनको हमको मैनेज करना है, और उसके लिए हमको अपनी खुद की जो है वो कंपनी से उसको मैनेज कराना है। तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो अपने लिए आंसर जो है वो हो सकता है। तो इसमें ज्यादा कोई मेहनत करने की जो है वो जरूरत नहीं है, केवल वन लाइन फैक्ट के लिए आप इसको याद रखिए, बाकी किसी चीज के लिए आप इसको जो है वो याद मत रखिए यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला है नवंबर 2022 में विक्रम पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। ठीक है, निम्न में से कौन सा इन पुरस्कार से संबंधित सही नहीं यानी सही सुमेलित नहीं है? तो पूनम शर्मा जूडो, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो ब्लाइंड या दिव्यांग श्रेणी में जो है वो उनको जूडो के लिए ये मतलब अवार्ड जो है वो मिला है, ये सही। ठीक है, और पूनम शर्मा जैसे कोई पूछेगा तो वो भोपाल से, ये भी मैं आपको बता दूं इधर कि पूनम शर्मा का संबंध भोपाल से। दूसरा है सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है यहाँ पर। तीसरा है आध्या तिवारी, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब हम आध्या तिवारी मतलब आध्या तिवारी को जो है वो तैराकी, तो पहले तो आप याद रखिएगा कि जो आध्या तिवारी हैं मतलब इसमें दो बातें अपने को जो है वो याद रखना है। मतलब सिंपल कंसेप्ट में उसको ऐसे याद रखो कि या तो वो गलत करेगा आपको कि वो कहाँ से हैं, या इवेंट से गलत करेगा। जैसे आद्या तिवारी को अपन ने तैराकी डाल दिया, तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वो तैराकी से नहीं है, वो सॉफ्ट बॉल से। ठीक है, मतलब जो सॉफ्ट बॉल टेनिस होता है जिसको सॉफ्ट टेनिस ही कहा जाता है उससे है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको पहले गलत कर लें सॉफ्ट टेनिस, तो वो सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं, मेरे ही जिले की है, नर्मदापुरम की, होशंगाबाद जिसको कहा जाता है, पहले होशंगाबाद ही नाम था तो नर्मदापुरम नाम हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर आता है मनीषा कीर का, तो मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से ही है, वो भोपाल से है। तो अभी आपको कम से कम पूनम शर्मा, मनीषा कीर, ये तो दोनों भोपाल से हो गई। सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं, ये भी आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, बट ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। चार तो यही करा दी टोटल, अगर कहा जाए इस बार 12 लोगों को जैसे मिला है तो उसमें से चार तो यही तैयार हो गए। ठीक है, तो और आध्या तिवारी का अपन ने क्रॉस कर लिया कि भैया उनका जो है वो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। तैराकी के लिए अगर कहा जाए तो एनी जैन का, यानी अगर जैसे तैराकी का कोई पूछेगा तो आप एनी जैन का नाम याद रखिएगा, बस ये इतना। तो ऐसे ये भी आपके तैयार हो गए। सेम क्वेश्चन मैंने दूसरा इसी के जस्ट नीचे इसी का एक छोटा भाई ले लिया है, एकलव्य अवार्ड, एक सेकंड, है ना। अभी ये दोनों अवार्ड तो ऐसे भी चर्चा में है क्योंकि एक तो सरकार ने राशि बढ़ा दी, अब इसका जो है वो विक्रम अवार्ड की राशि 2 लाख कर दी, एकलव्य अवार्ड की राशि जो है वो बढ़ाकर जो है वो 1 लाख रुपए कर दी। हाँ, तो अगला है दो, मतलब सेम मतलब वही क्वेश्चन को अब क्या करा हमने बदल लिया यहाँ। अगला है जो है मतलब इकराम अली खां एथलीट, बिल्कुल सही है। श्रुति सरवैया बुशु, ये भी बिल्कुल सही है। अंशिका कनौजिया कुश्ती, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ये वाला गलत है। और अर्जुन ठाकुर जो है शूटिंग, ये भी सही है। तो अभी ये मतलब मतलब याद तो पूरे ही करना है एकलव्य अवार्ड आपको, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं एकलव्य अवार्ड के अंदर कुछ और याद कर लूं, नहीं। बट ये है कि
जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि जितने इवेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पर, तो अंशिका कनौजिया का संबंध किससे? इनका सॉफ्ट टेनिस से। यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉफ्ट टेनिस, भोपाल से ही है ये, यहाँ पर है ना। तो ये एक आ सकता है। और कुश्ती से संबंधित अगर कोई पूछेगा तो पूजा, उनका पूरा नाम नहीं, जब मध्य प्रदेश शासन ने अवार्ड की घोषणा करी तो वो जो लिस्ट डाली उन्होंने, उसमें उन्होंने पूजा ही नाम का जो है वो प्रयोग किया था। तो वो इतने ही नाम से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो लिंक करेगा या जो है वो पूछेगा, आएगा इसी में से जो भी आएगा। अब देखने वाली बात है कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो पूछता है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। 2022 में रणजी ट्रॉफी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है मतलब सत्य नहीं है? पहले तो मैं ये आपको ये बहुत अच्छे से बता दूं कि ये रणजी ट्रॉफी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा ही आएगा, मतलब इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पहला कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 41 बार के चैंपियन मुंबई को मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से हराया, बिल्कुल सही है। इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि रणजी ट्रॉफी अब तक सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल सही है, अब तक सबसे ज्यादा किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है 41 टाइम, ये याद रखना। और 41 टाइम विनर को हमने हरा दिया है, ये पहला। दूसरा, इससे पहले 1998 1999 में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी, ये भी बिल्कुल जो है वो सही। यानी कोई पूछेगा कि क्या हम इससे पहले रणजी ट्रॉफी में कभी जो है वो मतलब पहुंच पाए हैं फाइनल तक, तो हाँ, हम रणजी ट्रॉफी के अंदर फाइनल तक पहुंच पाए हैं। लेकिन 98 99 में कर्नाटक ने जो है वो क्या करा था? हमको हरा दिया था। यानी इसमें याद रखना है कि फाइनल में जगह बनाई थी, और फाइनल में हम किससे हारे थे? कर्नाटक से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कर्नाटक से हारे थे। तीसरा है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले होलकर टीम ने 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती, ये भी बिल्कुल सही है। आपको मालूम होगा कि होलकर जो स्टेट के राजा थे, वैसे भी क्रिकेट उनको पसंद था, और क्रिकेट का गढ़ रहा मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर। और होलकर स्टेडियम आज भी क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है। हालांकि स्टेडियम तो बहुत बाद में बना, लेकिन बुनियादी बात के लिए। तो मध्य प्रदेश का गठन तो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले जो है वो क्या था? मतलब अगर कहा जाए कि भाई, जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, उसके पहले तो हमारे यहाँ होलकर स्टेट थी, सिंधिया स्टेट थी, भोपाल स्टेट थी, ऐसे स्टेट थी। उस समय 4 बार होलकर्स ने इसको जीता, ये बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिए। मतलब 4 बार जो है वो होलकर्स ने इसको जीता था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चौथा जो है वो इस साल के लिए आ सकता है। देखिए हमने कब जीती है? 2022 में। अब वो हो सकता है कि आपको लिंक करने के लिए जो है वो यहां से जो है वो जोड़ दे। तो 2000 जो 22-23 का अभी वाला जो सेशन है, यानी जो जस्ट अभी जो हुआ था, इसमें जो है वो अगर कहा जाए विदर्भ नहीं, इसने सौराष्ट्र ने जो है वो अगर कहा जाए इसको जो है वो जीता है। तो कोई पूछेगा कि यहाँ अब आंसर क्या होगा, तो वो सौराष्ट्र होगा। ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। यानी लास्ट वाली हमने जीती, मध्य प्रदेश ने, और अभी जो है वो सौराष्ट्र ने जीती बंगाल को हराकर, है ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पिछली बार वाला तो हमारा हो गया कि एमपी ने मुंबई को हराकर जीती, ये हो गया हमारा 21-22 की, यानी 2021-22 की ट्रॉफी के लिए। और 22-23 की जो ट्रॉफी थी, यानी 2022-23 की जो ट्रॉफी थी, वो सौराष्ट्र ने जीती थी बंगाल को हराकर, है ना। तो ये अपने लिए ये क्वेश्चन। और इसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद किस्मत अच्छी रहेगी तो आपकी होलकर वाला क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है, या पूछ सकता है कि भैया मतलब क्या इसके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, तो लिंक हो सकता है क्वेश्चन, है ना। अगला है, 2022 में सांक्य सागर झील में सांक्य सागर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया। झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़, माधवगढ़, कान्हा किसली या वन विहार? तो पहले तो इसका आंसर है माधवगढ़। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में पड़ती है, शिवपुरी में राष्ट्रीय उद्यान है ये। और इसी के अंदर है सांक्य सागर झील, जो अपने प्रवासी पक्षियों के लिए, मतलब ये कोई पूछेगा कि इस झील की क्या खासियत है, तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में टोटल जो है वो अगर कहा जाए, देखा जाए तो 4 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, कोई पूछेगा, एक जो है वो भोपाल का भोजताल हो गया, जिसको अपर लेक बोलते हैं, ये पहली हो गई। दूसरा तो सांक्य सागर, इनके क्रम याद किस समय कौन सी बने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी सांक्य सागर हो गई, यहां पर अगर कहा जाए यशवंत सागर हो गई। ठीक है, मतलब
इनके जैसे क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं वो कि ऐसा सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भैया रामसर साइट जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब कैसे हुई, तो ये सब रामसर साइट्स हैं, वो आपको जो है वो याद रखना, बाकी इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, वो इसीलिए मुझे लग रहा है आएगा क्योंकि अभी माधव नेशनल पार्क में आपने देखा होगा कि दो चीते दो बाघ को छोड़ा। माधव नेशनल पार्क से भी बाघ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। तो माधव नेशनल पार्क तो ऐसे ही बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो एक तो ये साइट आ गई 2022 में, अभी ये मार्च में, यही मार्च में 10 तारीख को शायद दो बाघ छोड़ दिए माधव नेशनल पार्क के अंदर। बाघ विहीन था तो अब बाघ आ जाएंगे, हो सकता है भविष्य में इसको टाइगर स्टेट का भी जो है वो दर्जा मिल जाए। ये एक आपको आ सकता है इतना यहाँ पर। और 4 साइट्स हैं वो अपने को याद रखना, भोजताल, सांख्य सागर, यश, अच्छा सॉरी मैंने सोचा कि इसको छोड़कर मैंने यहाँ लिखा, सॉरी इसमें सिरपुर और लिख लेना, मुझे लगा कि भोजताल लिख दिया है और सिरपुर लिख दिया, यशवंत सागर लिख दिया, सांकी सागर तो यहाँ, जबकि सांकी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे तो ये याद रखेगा, है ना। तो ये सिरपुर, सिरपुर ये इंदौर के पास पड़ती है, माइग्रेंट्री वर्ड के लिए फेमस है। यशवंत सागर भी इंदौर में आता है, ये भी माइग्रेंट्री वर्ड के लिए फेमस है। भोपाल का बड़ा तालाब तो ऑलमोस्ट इस क्लास में कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। और ये सब वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, यानी नमी वाले, आर्द्रता वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, दलदली क्षेत्र जिनको कहा जाता है, वो हैं। और इनके लिए बकायदा एक कन्वेंशन था, रामसर कन्वेंशन, जो साइन किया गया। और उस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है वो इन साइट्स का संरक्षण जो है वो हो रहा है 1971 से। ये कोई पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कब से चल रहा है, तो रामसर कन्वेंशन 1971 से जो है वो चला आ रहा है यहाँ पर। ये इतना अपने को याद रखना, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसी में से कुछ ना कुछ जो है वो आपको आएगा। अगले के ऊपर आते हैं। 2022 में चर्चा में रहा कारम बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में? देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा ये भी समझ लीजिए। पहला क्या होता है, जब कोई घटना घटती ना तब तो वो ऑलमोस्ट हर एक आदमी को जो है वो याद रहती है, हर एक आदमी को। वो कहता है कि अरे हम कोई कारम नदी का डैम पूछेगा, हमको मालूम है कि वो धार जिले में पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय निकल जाता ना तो वो मतलब अगर जगह हमारे दिमाग से फिसल जाती। तो ये पिछले साल की कहानी, आपको मालूम है डैम का एक हिस्सा टूट गया था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, सरकार ने उसको ठीक तरीके से फिर से तैयार कर लिया। तो कारम नदी ही है, पहले तो याद रखिएगा। इसी नदी के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए, ये जो है वो डैम बनाया गया। कोई पूछेगा कि भाई किस नदी के ऊपर, तो इसी नदी के ऊपर है। और ये आपके धार में पड़ता है, धर्मपुरी नाम की जगह, वहां पर। वो ये नहीं पूछेगा, मतलब इतना भी, इतना उसका दिमाग नहीं चलेगा कि यही पूछ ले कि कौन सी तहसील में है या कहाँ है, इतना अंदर तक तो नहीं जाएगा। बट टेक्निकली वो ये जरूर पूछ सकता है कि किस जिले के अंदर है, किस नदी के अंदर है, कारम क्या है, ठीक है, कारम डैम किस राज्य में है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पंच कर सकता है, ये सभी क्वेश्चन पूछेगा। बाकी और कुछ जो है वो मुझे नहीं लगता है कि आएगा। और इसमें करप्शन वगैरह के भी काफी जो है वो विवाद आए, चर्चा में आया ये सब मुद्दा कि भाई क्यों भूस्खलन हो गया, क्यों जो डैम टूट गया। तो उससे भी लिंक करके क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछ सकता है। अब देखने वाली बात है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, और मतलब पूछ सकता है, अब क्या पूछेगा देखने वाली बात। चलिए अगले के ऊपर देखते हैं। अगला है, किस दिन मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये डेट आपको याद रखना है ऐसी। तो पहले तो ये है 16 अक्टूबर को, क्योंकि देखिए 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे और उनने इसका उद्घाटन किया था। क्यों आपको याद रखिएगा, पहले तो ये याद रखिएगा कि जो गृह मंत्रालय है उसके अंदर आता है राजभाषा विभाग, है ना। कोई पूछेगा कि राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहा जाता है, तो राजभाषा। और राजभाषा में संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। यहां पर अगर कहा जाए तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, तो गृह मंत्रालय ही का जो मुखिया होगा वही उद्घाटन करेगा। तो अमित शाह जो है वो इसीलिए आए उद्घाटन करने। तो ये डेट इसीलिए जो है वो आपको याद रखना, मतलब इसमें इससे जुड़कर जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दूसरा, पिछले साल मध्य प्रदेश में यानी 2-3 ऐसी घटनाएं थी जिनसे संबंधित डेट मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। पहला, ये तो हो ही गया। दूसरा, आपको हमेशा याद रखना है 17 सितंबर की डेट। क्यों याद रखना मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 सितंबर जो है वो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। अब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ही प्रधानमंत्री जी जो है वो आए थे कूनो नेशनल पार्क।
और वहां उन्होंने जो है वो चीते छोड़े थे। तो ये जो है वो अगर कहा जाए मतलब इससे भी जो है वो जोड़कर जो है वो देखा जा सकता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने किस दिन जो है वो कूनो नेशनल पार्क में मतलब 8 चीतों को छोड़ा था। अब तो उनकी संख्या बढ़कर जो है वो 20 हो गई, बट उस समय उनकी संख्या जो है वो 8 थी। 3 डेट मुझे लगता है कि पिछले साल की आपको याद रखना चाहिए। नंबर 1, 16 मतलब ये 17 सितंबर की डेट याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की। दूसरा 11 अक्टूबर का दिन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है वो महाकाल लोक का उद्घाटन करा था, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो महाकाल लोक कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करके गए थे। और फिर उसके बाद 16 अक्टूबर की डेट याद रखना चाहिए। ऐसे ये 3 डेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। अब देखने वाली बात है कि क्या जो है वो पूछेगा। ठीक है, अगले के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल किस शहर में बनाया जा रहा है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका आंसर है उज्जैन। अब क्यों है ये भी समझ लीजिए। साइंटिस्ट, जब हम प्राचीन वैज्ञानिकों की बात करते हैं या विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो हम 2-3 लोगों को जरूर याद करते हैं। पहला, ठीक है, आर्यभट्ट, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है ना, वो भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आर्यभट्ट को हम याद रखते हैं। दूसरा, बारहमिहीर को हम याद रखते हैं। अब आप सोचो कि इन दोनों की कर्म भूमि, बारामीर की तो जन्मभूमि भी इंदौर के पास सॉरी उज्जैन के पास कायथा है, पर आर्यभट्ट का जन्मभूमि का एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि आर्यभट्ट का एग्जैक्टली जो है वो अगर कहा जाए जन्म कहाँ। इनका संबंध उज्जैन से रहा, ये उज्जैन से जुड़े हुए हैं ना। उज्जैन तो प्राचीन काल से ही शिक्षा का, विज्ञान का बड़ा केंद्र था। आपको याद ही होगा कि श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ अपने बचपन की शिक्षा वहीं धारण ग्रहण करी। संदीपनी आश्रम है उज्जैन के अंदर, बहुत ही फेमस है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, साइंटिफिक जो सॉरी साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने की जो दिशा में कदम है वो उज्जैन ही हुआ। ये मैंने क्यों कहानी सुना दी आपको कि इनके इस एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमको आंसर नहीं पता होता। तो अगर हमारे दिमाग में किसी प्रश्न का आंसर नहीं है तो हम आंसर तक कैसे जाएं? कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम आंसर के नियरेस्ट जा सकते हैं या आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं कि यार ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, इनमें कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा तो हमसे बन जाएगा। तो ऐसे लिंक कर सकते हो, ये आपको जो है वो याद रखना है ना। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 7वें। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आना ही है। मध्य प्रदेश ने 20 जो है वो गोल्ड जीते थे इसमें, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा फिगर जो है वो मान सकते हो। 25 हमने सिल्वर जीते थे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 25 सिल्वर। ये आपको आ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और 21 हमने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो 25, 20, 21 यानी 5 और 1 6, यानी ये हो गए टोटल आपके 66। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए तैयार। पहला कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर जो है वो हो गया आपका गुजरात। दूसरा कि मध्य प्रदेश ओवरऑल कौन से पोजीशन पे रहा? तो मध्य प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश का टेबल रैंक भी आपको ये याद रखना है, 20, 25, 21 के 20 गोल्ड जीते हैं जो है वो अगर कहा जाए, 25 सिल्वर जीते हैं और 21 जो है वो आपके जो है वो ब्रॉन्ज मेडल सहित हमने कुल 66 मेडल इसमें जीते थे। सर्विस ने, ठीक है, सर्विस का मतलब ही होता है सीधे सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ये इंडियन आर्मी का है। कभी भी सर्विस वर्ड आ जाए तो सर्विस, खाली सर्विस का मतलब सर्विस नहीं होता, सर्विस का मतलब होता है सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, एसएससीबी बोलते हैं उसको। ये एग्जैक्टली इंडियन आर्मी में, वो जैसे पान सिंह तोमर पिक्चर देखी होगी ना, तो उसमें बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें अगर ज्यादा रोटी खाना है तो एक काम करो, तुम जो है वो आर्मी के स्पोर्ट कोटे की ओर जाओ, स्पोर्ट में खेलो। तो जैसे अभी नीरज चोपड़ा का जो है वो नाम सुना, तो ये सब आर्मी का एग्जैक्टली क्या है कि एक सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड होता है, वो मैनेज करता है। तो सर्विस ने इसमें जो है वो सबसे ज्यादा अवार्ड जो है वो जीते। वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, बट ये आपको आ सकता है। और ये एग्जैक्टली सितंबर से अक्टूबर के बीच में हुआ था। खुद प्रधानमंत्री जो है वो गए थे इसका उद्घाटन करने। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसके बहुत सारे इवेंट्स जो हुए थे, 36 नेशनल जो अगर कहा जाए मतलब गेम थे, वो थे मोटेरा स्टेडियम के। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेलियम स्टेडियम, हालांकि अब तो उसका नाम क्या हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
तो ज्यादातर वहां हुए, प्रधानमंत्री जी खुद भी उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से शायद जो है वो बन जाते हैं, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये आपको आ सकता है। अभी आपने खुद थोड़ी देर अभी पिछले हफ्ते देखा होगा ना, मोटेरा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के जो है वो अगर कहा जाए प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, वहां बकायदा जो है वो उन्होंने मतलब मैच भी देखा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको इस तरह से जो है वो पंच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 के अखिल भारतीय कालिदास समारोह में निम्न में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? श्री बोधादित्य मुखर्जी को सम्मानित किया गया है, वसुदेव कामत को सम्मानित किया गया है, पुरु दधीच को भी किया गया है, अन्नू कपूर को नहीं किया गया। है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, कालिदास समारोह 2022 जब हुआ, है ना, उज्जैन में चलता है, और इस बार 2022 में 7 दिवसीय हुआ था। तो बुधादित्य मुखर्जी जो है उनका संबंध है सितार वादन से, ये भी याद रखिएगा। कोई पूछेगा वो क्या है, तो सितार वादन से उनका संबंध है। दूसरा है वसुदेव कामत। तो वसुदेव कामत एक जाने माने चित्रकार है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा वसुदेव कामत का संबंध किससे है, तो चित्रकला से, ये याद रखिएगा। अन्नू कपूर गलत है। अन्नू कपूर फिल्म से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी हो ना, ड्रीम गर्ल में वो हीरो के जो पापा का रोल प्ले किया, वो अन्नू कपूर है ना? या तेजाब मूवी के अंदर आपने देखा होगा अन्नू कपूर का रोल। बहुत सारा अन्नू कपूर बहुत सारे इवेंट्स में आते रहते हैं। तो अन्नू कपूर को नहीं मिला। अन्नू कपूर की जगह आप याद रखिएगा राजीव वर्मा। ये एक वर्ड याद रखिएगा ना, राजीव वर्मा, इसमें याद रखिएगा कि राजीव वर्मा एक जाने माने, वो भी रंगकर्मी है, और रंगकर्मी मतलब थिएटर आर्टिस्ट, और फिल्म मतलब अगर कहा जाए अभिनेता भी है। तो अभिनेता तो आप ऐसे याद रख लीजिए, राजीव वर्मा को आप इमेज कीजिए। आपने मैंने प्यार किया देखा होगा, तो मतलब सलमान खान के पिता का रोल किया। अभी हम साथ साथ हैं में वो तब्बू के पिता जो बने हैं, वो राजीव वर्मा है। पुरु दधीच जो है उनका संबंध भी जो मतलब पुरु दधीच भी जो है वो जाने माने जो है वो अगर कहा जाए कथक नृत्य से उनका संबंध है। तो पुरु दधीच का संबंध है कथक से, कथक नृत्य। तो इस तरह से आपका कालिदास समारोह में कालिदास समारोह से सम्मानित कौन कौन हो गए? एक हो गया सितार वादन के लिए बुधादित्य मुखर्जी, दूसरे हो गए वासुदेव कामत, तीसरे हो गए राजीव वर्मा, और चौथे हो गए पुरु दधीच। ये वाला गलत हो गया, है ना? तो एक हो सकता है कि इनमें से अलग अलग ही क्वेश्चन जो है वो पूछ ले, उसके ऊपर है कि क्या पूछेगा वो यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। 2022 में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संघाई महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो आमंत्रित किया गया। तो ये महोत्सव कहाँ जो है वो आयोजित हुआ? तो ये क्वेश्चन अभी एडीपीओ में आ भी चुका है। जो एडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, पहले तो मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो मणिपुर है। तो एक तो ये मतलब चूंकि आ चुका है, अब करंट से कैसे जो है वो अगर कहा जाए जोड़ेंगे, उसको अपन जो है वो बात करें। देखिए, संघाई महोत्सव मणिपुर के अंदर होता है, और क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया वो समझ लें। संघाई, पहले तो याद रखिएगा, एक बारहसिंगा की प्रजाति है, और जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसी की ऐसी प्रजाति संघाई, जैसे संघाई एक बारहसिंगा है, यहां पर अगर लिख दें, बारहसिंगा की एक प्रजाति है। ठीक है, और ये दलदली किस्म का बारहसिंगा है। इसको ईल्ड डियर के नाम से वहां पर जो है वो ज्यादा जाना जाता है। वो लोग संघाई के नाम से नहीं बोलते उसको, ईल्ड डियर के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ मणिपुर में लोकटक लेक के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसी के ऐसी जो है वो प्रजाति ब्रेडली है। ठीक है, ये मिलती है कान्हा में। ये भी यूपीएससी अभी 2 साल पहले आईएएस में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि बेर्डी नाम का बारहसिंगा हमारे यहाँ कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलता है, वैसे के वैसे संघाई नाम का बारहसिंगा कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, जो लोकटक लेक में आती है। आपको मालूम होगा कि फ्लोटिंग लेक की भूमिका में लोकटक, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी जो है वो फ्रेश वाटर लेक, या सबसे बड़ी अगर कहा जाए क्या बोल सकते हैं उसको, ताजे पानी की जो है वो झील, उसको माना जाता है। तो जैसे लोकटक लेक में की लोकटक लेक के कीबुल लामजाओ में संघाई नाम का बारहसिंगा मिलता है, वैसे ही हमारे यहाँ इस प्रकार एमपी से वो चीज कनेक्ट हो रही कि भाई जो चीज हमारे यहाँ पाई जा रही, तो उन्हें इन्वाइट किया गया, हम उसको संरक्षण करने के लिए एक जो है वो मतलब कार्यक्रम चलाते हैं, आप आइए। मुख्यमंत्री जी गए, तो मणिपुर और मध्य प्रदेश के बीच में फिर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट था कि भाई हमको अब अपने टूरिज्म को बढ़ाना है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, क्या करें, वो उसके लिए। चलिए अगले के ऊपर आते हैं।
2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मिशन अंकुर की शुरुआत की गई? ये याद रखिएगा, इसका आंसर है 1 से 3। और ये ऐसे भी याद रखिएगा, मिशन अंकुर, ठीक है, एक मिशन अंकुर है आपके पेड़ लगाने से, है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो वृक्षारोपण से। तो वो वृक्षारोपण वाला जो है वो मत कर लेना, वहां पर देख लेना कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। और एक है, देखिए क्या था, नई शिक्षा नीति से पहले पहली क्लास का जो तक के मतलब से जो तक के बच्चे, उनके लिए कोई बात ही नहीं रखते थे पहले एजुकेशन में। हम सीधे जो है वो 5वीं या 6वीं से जो है वो, सरकार तो चीजें जो है वो अगर कहा जाए 5वीं 6वीं से ही दिमाग लगाती थी। नई शिक्षा नीति में बहुत बदलाव हुआ, इसका एक वीडियो है पूरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, मतलब फाइल्स में मिल जाएगा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये तो वन लाइन फैक्ट का है, मतलब आ सकता है आपको क्वेश्चन, चूंकि एमपी से जुड़ा हुआ है इसलिए। अगला है, मध्य प्रदेश पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का कौन सा राज्य? ये भी क्वेश्चन आएगा। पैक्स को कंप्यूटराइज करने वाला इंडिया के अंदर अगर कोई पूछता है कि पहला राज्य कौन सा है, तो हम ही। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, देखिए गांव में किसान, आपको मालूम है कि जो भी उसको मतलब जैसे लोन वगैरह की नीड होती है, तो सबसे बेसिक इनिशियल लेवल पर उसको जो क्रेडिट मिलता है, क्योंकि किसान को लोन नहीं देता कोई बैंक, किसान के लोन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्रेडिट। तो वो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। कोऑपरेटिव सोसाइटी से फिर ऊपर धीरे धीरे जैसे रीजनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, या अदर कमर्शियल बैंक है, वहां जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पर हम लोग बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम कंप्यूटराइज कर दें, उनके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो मैनेज करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो काम कर पाएंगे। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्रेडिट सोसाइटी, इनको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पैक्स। इनके लिए कोई पूछे कि क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पैक्स। और ये याद रखना, मोस्ट से भी मोस्ट का आईएमपी का क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एमपी का तो हो गया फर्स्ट, एक क्वेश्चन आईएमपी करके लिख लेना, क्योंकि जो यूनियन बजट है अभी 2023 का, उस यूनियन बजट में लगभग 2500 करोड़, लगभग अगर कहा जाए लगभग 2500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को डिजिटलाइज करने का या कंप्यूटराइज करने का। इससे पूरे देश के अंदर लगभग 63-64 हजार, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, लेकिन इतनी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको हम डिजिटलाइज करेंगे। जब डिजिटलाइज करेंगे, अच्छा देखो, डिजिटलाइज करेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे पहला तो फायदा होगा कि वो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो उससे लिंक हो जाएगा, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो चलती है भाई, फसल बीमा योजना है ना, वो लिंक हो जाएगी। सरकार जो भी किसान को पैसा देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी किसान सम्मान निधि चल रही, भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए देती है, 10,000 रुपए आता है। ये सब क्या होगा, जब डिजिटलाइज हो जाएंगी ये सोसाइटी, तो सब चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में फायदा मिल जाएगा आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है वो फायदा मिल जाएगा, या अगर कहा जाए जो भी अदर स्कीम्स सरकार फार्मर्स के लिए ला रही है, उनमें जो है वो फायदा मिल जाएगा डिजिटलाइज होने से। तो दोनों बातें अपने अपने तरीके से याद हैं। पहला के कंप्यूटराइज करने वाला पहला राज्य भारत का मध्य प्रदेश, ओवरऑल 2023 के बजट में भी बड़ा अमाउंट है, 2500 करोड़ रुपए, बहुत हैंडसम अमाउंट में रखा जाता है। 2022 में गणकुठार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? निवाड़ी, दमोह, सागर, सीहोर। मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के लिए, खासकर एमपी के इतिहास के लिए आप आईएमपी मान लीजिएगा। एमपी के लिए पहले तो इसका आंसर है निवाड़ी, समझिएगा। पहले एग्जैक्टली क्या था कि ये टीकमगढ़ में आता था, बट अब आपको मालूम है कि निवाड़ी क्या हो चुका है, अपने आप में जो है वो अगर कहा जाए एक जिला हो चुका है। तो कई बार जो है एक क्वेश्चन आपको हमेशा जो है वो आएगा, जैसे ओरछा के ऊपर आपसे हमेशा पूछेगा कि ओरछा कहाँ आता है। तो अभी भी कई सारी गाइडों में या पुराना जो आंकड़ा देखते हैं उसमें हमको जो है ओरछा के बारे में यही जानकारी मिलती है कि भैया ओरछा जो है वो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि 1 अक्टूबर 2018 को ये भी आंकड़ा लिख लीजिएगा कि भाई निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से सेपरेट हो गया 1 अक्टूबर 2018 को। तो निवाड़ी अब जिला बन गया, तो ओरछा जो है वो किसके अंतर्गत आ गया? वो अब निवाड़ी के अंदर चला गया। दूसरा, निवाड़ी जब टीकमगढ़ से टूटा तो उसके टूटने के कारण, जब वो टूट कर अलग हुआ, तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के अनुसार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बन गया।
ठीक है, यानी अगर हम 2011 की जनगणना को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना को छोड़कर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, उनके अपनी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे ये बात लिख रखी है, मैंने कई बार पढ़ चुका हूं उसको, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार वो सबसे छोटा जिला है। ये एक तो ये बुनियादी बात हो गई। अब यहाँ आंसर तक समझ पड़ गई कि जहां भी टीकमगढ़ लिखा मिले उससे कंफ्यूज मत होना, निवाड़ी। अब निवाड़ी क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो निवाड़ी उत्सव था उसमें पहली बार एक ऐसे योद्धा की कहानी सरकार, आम आदमी, वहां के लोग तो जानते हैं लेकिन आम आदमी नहीं जानता, तक लेकर आई। उनका नाम था खेत सिंह खंगार। तो खेत सिंह खंगार, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता अभी इसमें, उसके लिए अलग से हिस्ट्री का एक वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। महाराजा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ महाराजा खेत सिंह के बारे में छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, जिससे कि आपको जो है वो याद रहे कि मैं खेत सिंह खंगार को क्या कहना चाह रहा। पृथ्वीराज चौहान का तो नाम जो है वो आपने सुन रखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ी जो है वो हस्ती थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी थे और शुरुआत में उनकी सेना के लिए जो है वो ये काम किया करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के कई युद्धों में, जब पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद गौरी, आपके लिए मोहम्मद गौरी, पर हमेशा इतिहास को पढ़ते समय पूरे नाम याद रखें, मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, तो उस युद्ध में ये उनके साथ थे। कौन? राजा खेत सिंह खंगार। अब थे, पहला युद्ध आपको मालूम है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, उन्होंने मोहम्मद गौरी को कमजोर मानकर छोड़ दिया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, मतलब उसमें पृथ्वीराज चौहान के हाथ हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जब वो पहला युद्ध जीते थे ना पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने खेत सिंह खंगार को, ये जो आज का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यानी निवाड़ी, टीकमगढ़ और उसके आसपास छतरपुर तक का जो क्षेत्र है, वहां पर, ठीक है, कहा कि आप यहाँ से जो है वो सूबेदारी करो या एज ए गवर्नर काम करो। खेत सिंह खंगार ने वहां बकायदा जो है वो अपना एक जो है वो किले का निर्माण करा लिया छोटा सा, जिसको बाद में गढ़ कोठार कहा गया, ये बड़ा फेमस किला है। सेकेंड वॉर जब हुआ, सेकेंड मतलब तराइन का जो वॉर हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान मारे गए। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद ये मतलब खेत सिंह खंगार को लगा कि अब मुझे इंडिपेंडेंट रूलर बन जाना चाहिए, मतलब एक स्वतंत्र राजा की तरह मैं शासन कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर किया, और खंगार जो है वो, अगर कहा जाए डायनेस्टी अपन कह सकते हैं, वो शुरू। फिर उनके बाद जो है वो उनके जो है वो बहुत सारे उनके बाद मतलब शासक जो है वो काम करते रहे वहाँ, और मतलब लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो है वो गढ़ कोठार जो है वो चर्चा में रहा। इसीलिए गढ़ कोठार से जुड़े हुए 3-4 इवेंट जो मैंने बताए, निवाड़ी, खेत सिंह खंगार, पृथ्वीराज चौहान से मृत्यता, ये सब आप याद रखिए, है ना, बाकी तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है, मध्य प्रदेश में कहाँ एरोपोनिक विधि से आलू उत्पादन के लिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से पहली लैब स्थापित की जा रही है? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, मंदसौर। तो इसका आंसर जो है वो है ग्वालियर। इसमें 3 बातें हैं। पहले तो याद रखिएगा कि जो आलू की खेती होती है उसमें एरोपोनिक मेथड जो है वो, अभी तक तो हम आलू तो जमीन में ही उगा रहे हैं, लेकिन अभी आलू की जो खेती है उसमें एरोपोनिक जो मेथड है वो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में आने लगी, आजकल लोग बाग करने लगे हैं एरोपोनिक का। अब एरोपोनिक में क्या होता है, समझ लीजिए जैसे ये एरिया है, इसमें अपन ने पानी डाल दिया, ठीक है, और पानी की स्टीम से ये जो है, अगर हम किसी चीज को तैयार करें, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक कांच का वो बना दिया, यहाँ पर आलू के पौधे लगा दिए। अब ये आलू लग रहे हैं, इन आलू को पोषण इस पानी के न्यूट्रिशन से मिलता रहेगा, इसकी भाप जो उड़ निकलती रहेगी स्टीम, उससे जो है वो पानी के अंदर डूबे ही नहीं रहेंगे, लेकिन इससे स्टीम से। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है एरोपोनिक। पानी के अंदर ही करें तो वो हाइड्रोपोनिक हो गया। तो इस तरह से एरोपोनिक जो तकनीक है वो एक अच्छी तकनीक है। आने वाले समय में अगर कहीं मिट्टी की मतलब उपलब्धता नहीं है तो वहां पर हम एरोपोनिक का इस्तेमाल कर सकते। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये मतलब जैसे कहते हैं कि प्लान कर रही है कि भाई ग्वालियर में, अभी ये लगी नहीं है, कोई पूछेगा कि क्या ये लैब स्थापित हो चुकी है, तो स्थापित नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है और ये क्वेश्चन फिक्स हो गया कि एरोपोनिक विधि से आलू के उत्पादन के लिए भारत में जो है वो सबसे चर्चित लैब कहाँ है, या मध्य प्रदेश के कौन से शहर में जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है वो एक मतलब आलू के बीज के उत्पादन के लिए एरोपोनिक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इन सब में क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। प्लस जो है वो अगर कहा जाए, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर
और जो है वो तैयार हो गया, वो हो गया एरोपोनिक मेथड का उपयोग, मतलब किस क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। तो आपको आंसर है कि वो एक प्रकार की खेती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी और पानी की स्टीम से जड़ों को न्यूट्रिशन देकर उससे खेती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एरोपोनिक से अगर आप देखेंगे तो उन्हीं फसलों को एरोपोनिक सहायता देता है जिनमें जड़ों का उपयोग, रूट्स जो होती हैं उनको उपयोग हम करते हैं, है ना। जिन भी चीजों की रूट्स का हम खाने में उपयोग करते हैं वो इससे हम तैयार जो है वो कर सकते हैं। तो अच्छी विधि है, एग्जाम के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है वो पूछ सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश में लागू किए गए पैसा नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आपको पहले तो ये बता दूं, पैसा एक्ट नहीं है, ये पैसा नियम है। पैसा एक्ट तो 1996 में आ गया है, हो गया है लागू। हर राज्य को ये तय करना था कि अब उसके लिए क्या बनाए, रूल बनाए कि कैसे उसको लागू करेंगे। तो पहला है कि इस नियम को मध्य प्रदेश के 20 जिलों, 89 विकास खंडों में लागू किया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 ही जिले हमारे यहाँ ट्राइबल बहुल है। और जो 313 विकास खंड है मध्य प्रदेश के अंदर, टोटल अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक मतलब विकास खंड, जनपद पंचायत जो होती है ना वो विकास खंड पर होती है। अगर 313 विकास खंड है तो 313 ही जनपद पंचायत है। तो ब्लॉक में 89 जो है वो ट्राइबल ब्लॉक है, ये पहला सही। दूसरा कि मध्य प्रदेश के अंदर 5254 पंचायतों में पैसा नियम लागू हुआ। इससे आपको एक और चीज पता चल गई कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जो 23,012 ग्राम पंचायत हैं इस समय, अगर कोई पूछेगा कि अभी जो इलेक्शन हुए थे उस हिसाब से 23,012 जो ग्राम पंचायत हैं, उनमें 5,254 ग्राम पंचायत हैं। कोई पूछे तो आप ये कह दोगे कि भैया ये जो ग्राम पंचायतें हैं ये ट्राइबल बहुल, इसको आप ये याद रख सकते हैं, इसको आप ट्राइबल बहुल जो है वो कह सकते हो। तीसरा है कि 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी जो है वो मुर्मू की जो उपस्थिति में इस नियम को लागू किया गया। बिल्कुल सही है। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं हम 15 नवंबर को, तो ये भी सही है। तो ये तीन तो सही हो गया। पैसा नियम को 22 अध्यायों में विभाजित किया गया, ये गलत है। जब ये नियम बनाया गया अभी, तो इस नियम के अंदर टोटल जो चैप्टर है वो 14 है, और टोटल उनमें सेक्शन जो है वो है 33। ये याद रखिएगा, कोई पूछेगा, या मैं लिख दे रहा हूं कि अगर चैप्टर, यहाँ चैप्टर मतलब अध्याय, कोई पूछेगा तो आप कितने लिखोगे, 14। हालांकि चैप्टर हमेशा रोमन में लिखे जाते हैं, फिर भी आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, चैप्टर 14। और अगर कोई पूछेगा कि सेक्शन कितने हैं तो 33। इनको हमने मतलब तैयार किया कि कैसे हम इसको लागू कराएंगे। इसके लिए बहुत ही अच्छा, और मैं कहता हूं कि आपको याद रखने के लिए उस वीडियो को देखना चाहिए। पैसा एक्ट का एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने, मध्य प्रदेश पैसा अधिनियम, और आपको दो तीन क्वेश्चन आएंगे आएंगे हेल्दी पैसा, क्योंकि जनजातीय बहुल आबादी वाले राज्यों में हम आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका डी गलत कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। अगला है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के लागू किए जाने के बाद 2022 में कौन से त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो अगर कहा जाए निर्वाचन जो है वो कराए गए, तो इसका जो है वो आंसर हो गया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो आंसर है इसका 6वां। छठवें, ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो मध्य प्रदेश में अगर पंचायत की बात करें, पंचायत इलेक्शन में 2 साल जो है वो पीछे चल रहे थे। तो 2 साल पीछे चल रहे थे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए, भारत सरकार ने पंचायती राज एक्ट को, ठीक है, लागू करा दिया कब, यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को, है ना, ये ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। पंचायती राज एक्ट कब का था, 1992 का। एक क्रम याद रखिए, 92 में पंचायती राज एक्ट पास हुआ। ठीक है, ये पहला हो गया पॉइंट। भारत सरकार ने इसको 24 अप्रैल को लागू कराया, इसलिए हम पंचायती राज डे कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। इसके बाद मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पास किया, और उस अधिनियम को लागू किया कब, 25 जनवरी 1994 को। ये, सॉरी 94 लिखा है ना, 94 का पहला एक्ट था। तो मध्य प्रदेश ने 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज एक्ट लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये डेट क्यों, अच्छा ये इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के ऊपर काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी मध्य प्रदेश 1962 में पंचायत के लिए एक्ट बना चुका है। उस एक्ट में 1981 में जो है वो संशोधन जो है वो कर चुका है। उस एक्ट में 1990 में संशोधन कर चुका है, और फिर फाइनली जो है वो अगर कहा जाए 1993 का ये एक्ट आया। तो जब ये एक्ट लागू हुआ तो उसके आधार पर फिर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट जो है वो कराना शुरू किया।
तो पहले इलेक्शन तो आपको मालूम है, चूंकि एक्ट हमारा जो है वो कब बना है 1994 में, तो पहला पंचायत इलेक्शन कब हुआ होगा 1994 में। ये फर्स्ट जो है वो पंचायत इलेक्शन 1994 में। पंचायत और म्यूनसिपालिटी दोनों के लिए यही रहेगा, ठीक है। मतलब ये मत समझ लेना कि जो है वो पंचायत के लिए और इसके लिए जो है वो अलग अलग होगा, दोनों के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हमने 94 में पहला इलेक्शन कराया, फिर 94 के बाद हमने जो है वो 2000 में दूसरा इलेक्शन कराया, ठीक है। यानी दूसरा जो इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ वो मतलब जैसे कहते हैं कि 2000 में हुआ। तीसरा 2005 में हमने कराया। चौथा हमने 2010 में कराया। पांचवा हमने 2015 में कराया। उस हिसाब से 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण, ठीक है, कोविड के कारण ये इलेक्शन टल गए। कितने, लगभग अगर कहा जाए 1.5 से 2 साल लगभग। और फिर उसके बाद फाइनली जो है वो 2022 में जो है वो मध्य प्रदेश में पंचायत के इलेक्शंस के लिए सरकार ने मार्च 2022 में जो है वो अधिसूचना जारी कर दी थी कि भाई अब जो है वो पंचायत के हम इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट हुए। इस प्रकार 6 पंचायत इलेक्शन हमने देखे। ये पूरा स्टोरी एक पंचायती राज का आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि क्या सिनेरियो रहा, कैसे हमने कहा यहाँ पे। अगला है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई। तो ये ऐसे वन लाइन फैक्ट जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। तो इसका जो है वो मतलब आंसर जो है वो जो है वो भोपाल है। और ये भोपाल क्यों है ये समझ लीजिए। देखिए भोपाल में, भारत में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे बड़ा जो संस्थान है उसका नाम है CSI, ये याद रखिए, ठीक है। सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कोई पूछेगा सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब सीएसआईआर का क्या है, पूरे देश में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे उसने लैब बना रखी। उन लैब में से एक लैब हमारे पास है भोपाल में, ठीक है। उस लैब का नाम है एम्प्री, ठीक है। उसको CSIR एम्प्री कहा जाता है। एम्प्री मतलब एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें एडवांस जो है वो मटेरियल यानी मिट्टी और उससे जुड़े हुए जो एडवांस मटेरियल है उनके ऊपर रिसर्च होता है। वो अभी हमको इतना इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है कि क्या रिसर्च होता है, कैसे होता है, वो सब काम का नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अगर कहा जाए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग लैब जो है वो हमने स्थापित करी। तो मतलब CSIR की लैब है एम्प्री, और एम्प्री के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग जो है वो लैब हमने स्थापित करी है। ये एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, इससे मतलब जोड़कर जो है वो पूछ सकता है। बाकी और कुछ मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा, है ना। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। 2021 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा के बाद 2022 में किस दिन पहली बार विमुक्ति दिवस मनाया गया। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 15 नवंबर या 1 दिसंबर। अब ये क्लैश करते हैं ना डेट, पहले तो इसका आंसर बताएं। 31 अगस्त एग्जैक्टली है क्या ये समझिए। 2021 में मध्य प्रदेश, देखिए जो हमारे यहाँ जनजातियां हैं, कुछ जनजाति ऐसी हैं जो एक जगह स्थायी जो है वो बसाहट देखने को उनको नहीं मिलती। इनको हम बोलते हैं घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ या विमुक्त जनजाति। यानी इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं लिख देता हूं, विमुक्त। दूसरा वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं घुमक्कड़, और तीसरा हम करते हैं अर्ध घुमक्कड़, ठीक है, अर्ध घुमक्कड़। ये 3 आप याद रखिएगा। तो इनके अधिकारों का संरक्षण जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक जगह स्थायी जीवन इनकी बसाहट नहीं है, समस्याएं हैं, कैसे इनके बच्चे पढ़ेंगे, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, कैसे अन्य जो सरकार की जो सोशल सर्विसेज हैं उनको ये अवेल कर पाएंगे, इस सब की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी। तो इसके लिए बकायदा एक डिपार्टमेंट काम करता है, ऐसा नहीं। भोपाल में ये मतलब भोपाल में ही ये, अब आप लोग तो जो भोपाल का होगा वो जानता होगा, इधर ये क्या नाम है उसका, जहनुमा पैलेस होटल पड़ती है उसके पास, दूरदर्शन कार्यालय के सामने इसका घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त मतलब जनजातियों के लिए कार्यालय बना रखा। तो 2021 में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी अपने आवास से कि भाई हम इनके लिए जो है वो एक दिन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, और उसमें जो है वो इनके हित, इनके अधिकारों के लिए जो है वो अगर कहा जाए कार्य करेंगे। तो 31 अगस्त 2021 को विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय महापंचायत या पंचायत का
की गई थी, है ना। यानी ये कोई पूछेगा कि 2021 में क्या हुई थी, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ पंचायत, याद रखिए ना। यहाँ पर इस पंचायत में 31 तारीख को ही जो है वो ये डिसीजन ले लिया गया कि हर साल अब 31 तारीख को हम ये डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इस प्रकार वो डे जो है वो चर्चा में आ गया, या एग्जाम के लिए जो है वो उससे कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे बन सकता है। क्या पूछेगा वो देखने वाली बात है यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी दल में मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं। ठीक है, पहला है अमन विष्ट, आनंद यादव, ऋषभ सिंह सिकरवार और मुजाहिद वेग। तो पहले तो याद रखिएगा कि मुजाहिद वेग नहीं, यानी ये नहीं है। अब क्यों नहीं है, पहले तो ये जो जो नहीं है अपन उसको पहले कर लें कि भाई जो है वो नहीं है तो क्यों। मुजाहिद वेग को 2021 में उज्जैन के हैं, जो है वो स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022। तो 2021 के स्वर्गीय प्रभाष, यहाँ पर पहले तो वो जो गलत करा है उसको अपन कर ले, प्रभास जोशी, मालूम ही होगा प्रभात जोशी एक जाने माने मतलब लेख वो थे, क्या बोलते हैं मतलब पत्रकार कह लो आप। क्योंकि जनसत्ता नाम का न्यूज़पेपर, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना ही होगा, प्रभात जोशी ही उसके संपादक थे। उनको ही से ही जनसत्ता का जन्म हुआ। बाद में वो क्रिकेट वगैरह के लिए लिखने लगे तो लोग उनको क्रिकेट से और खेल से जो है वो जोड़कर जो है वो देखने लगे। तो स्वर्गीय प्रभात जोशी जो है वो पुरस्कार मिला है मुजाहिद बेग को, और ये उज्जैन के हैं। ये पहला तो जो गलत है वो क्यों है, ये उसका आंसर अपन ने लिंक कर लिया। दूसरा कि जॉर्डन में आयोजित तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई, तो पहला है कि जॉर्डन में आयोजित हुई, ये अपने को याद रखना। मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी, तो अमन विष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह सिकरवार जो है वो अगर कहा जाए इसमें गए। इससे आपको तीन चीजें जो अच्छी मिली कि ये तीनों का संबंध जो है वो किससे है, मुक्केबाजी से। ठीक है, यानी आज आपको कम से कम ये समझ पड़ गया कि मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी मुक्केबाजी से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे बन सकता है या पूछा जा सकता है। वो देखने वाली बात है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा या क्या जो है वो जो है वो बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। एक सेकंड। 2022 में बांग्लादेश में हुए वनडे इंटरनेशनल में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाग लिया। ये क्वेश्चन भी जैसे कहते हैं ना कि मोस्ट से ज्यादा मोस्ट ऊपर वाला जो है वो आईएमपी। आंसर जो है वो इसका है कुलदीप रामपाल सेन, ये याद रखिएगा ना। ईश्वर पांडे, कुलदीप रामपाल सेन, विवेक सागर प्रसाद और नरेंद्र। तो पहले तो याद रखिएगा कि विवेक 1, 2, 3 ये तीनों का संबंध है क्रिकेट से, यानी ये इस बहाने आपके मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी हो गए। विवेक सागर प्रसाद का संबंध हो गया हॉकी से, तो ये एक हॉकी का खिलाड़ी अपन ने अलग कर लिया। अब अभी चर्चा में जैसे ऊपर अभी अपन ने बात करी थी, अभी दूसरा ये है यहाँ पर कि कुलदीप जो रामपाल सेन है, एक तो वो रीवा से, और जैसे अभी मैंने आपको वहां पर आईपीएल बताया था, यहाँ पर भी आईपीएल से मैं जोड़ दूं कि जो 2022 में आईपीएल का प्रीमियम हुआ उसमें राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा था। पहले तो देखिए कहाँ से संबंधित है, तो रीवा से। ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, 2022 में जो इंडियन प्रीमियम लीग हुआ था उसमें किस मतलब अगर कहा जाए टीम के लिए थे, तो उसका नाम था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, पूरा लिख लेना, राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है वो इन्होंने खेला, ये एक अपने को याद रखना है। और दिसंबर 2022 में इन्होंने अपने जो वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत है टेक्निकली वो किसके खिलाफ की, बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ओडीआई है उसमें इनका ये डिब्यू ओडीआई था, मतलब जहां से इनका शुरुआत हुआ वनडे इंटरनेशनल के अंदर, और वो किसके खिलाफ था, बांग्लादेश के खिलाफ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो लिंक। तो ऐसे आज आपको 2 क्वेश्चन तो आईपीएल के मिल गए, और 3 और 2 कम से कम जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम मिले। मतलब इतने जो है वो आपको कम से कम ये भी एक बुनियादी बात हो गई कि क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी मिल गए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी जो है वो आपको आ गए। इनमें से कुछ ना कुछ आपको जो है वो पूछेगा, अब वो क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है, देखने वाली बात है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं, मतलब आएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए। अगला क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021। देखिए क्यों ऐसा लिखता हूं 2022, क्योंकि आपने घोषणा करी 2022 में, दिया कब, 2021 में। ठीक है, मतलब दिया कब, 2022 में, कब के लिए, 2021 के लिए। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है।
क्या बोलता है कि 2022 के राष्ट्रीय कवि सम्मान 2022 में राष्ट्रीय कवि सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्याम सुंदर दुबे, सदानंद गुप्ता, श्री राम परिहार, रुक्मणी विजय कुमार। तो आंसर है श्याम सुंदर दुबे, ये हटा से हैं और 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसके पहले 21 के लिए, इसके पहले ये क्वेश्चन शायद 2020 वाला भी आ जाए, क्योंकि एक जाने माने आईएएस ऑफिसर है मनोज श्रीवास्तव, है ना, मध्य प्रदेश के आर्ट और कल्चर के लिए बहुत काम कर चुके हैं। तो मनोज श्रीवास्तव को 2020 के लिए दिया गया था, भोपाल से ही है मनोज श्रीवास्तव। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को देख लेना, ये मतलब समझ लेना कि वो 2020 का पूछ रहा है कि 2021 का पूछ रहा है। प्लस इसके बाद एक वीडियो आपको कल मिलेगा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, वो आपसे अनुरोध है कि जरूर से जरूर देख लीजिएगा सभी। तो आपको क्वेश्चन उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा है पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला 2020 टूर्नामेंट का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे हराकर अपने नाम किया? ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आएगा ही आएगा। मतलब ऐसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो आते हैं। क्यों आते हैं, पहले तो इसका आंसर देख लें। इसका आंसर है कर्नाटका। कोई भी इवेंट अगर पहली बार हो रहा है, जैसे अभी दो जो है वो अंडर 19 में दो इवेंट पहली बार हुए। पहला तो ये हो गया कि बीसीसीआई के द्वारा जो है वो अंडर 19 महिला 2020 टूर्नामेंट पहली बार हुआ। तो इसमें मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को हराया है 26 रनों से, और उसको हराकर जो है वो खिताब जीत लिया। तो ये एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया पहला। दूसरा, इससे ये 2022 का यहाँ पर है ना, 2022 के करंट के लिए ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। दूसरा, ऐसा कि ऐसा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको जो है वो याद रखना है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि अभी आपको मालूम होगा आईसीसी ने, ठीक है, ये तो जैसे बीसीसीआई ने कराया था वैसा कि वैसा आईसीसी ने अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप कराया, आईसीसी ने। ठीक है, यानी यहां लिख दे रहा हूं मैं, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ये भी पहली बार हुआ। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो है वो ट्रॉफी जीती है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को हराकर। ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहला हुआ है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, और किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। और आपको याद होगा कि थोड़ा बहुत अगर आप हल्का फुल्का पेपर से अपडेट रहते होंगे, तो जब ये अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता गया, तो इसमें भोपाल की एक खिलाड़ी हैं सौम्या तिवारी, उनको काफी कुछ जो है वो बधाइयां मिली, क्योंकि वो इस टीम का भाग थी। तो ये एक जो है वो आप याद रखिएगा। मतलब इसमें आपको दो तीन क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए। साउथ, मतलब एक तो हो गया बीसीसीआई वाला, तो उसमें कर्नाटक आंसर हो गया, ये भी पहली बार हो रहा है। और एक हो गया आईसीसी अंडर 19 T20 वुमेन जो है वो अगर वर्ल्ड कप, ये भी पहली बार हो रहा है। इसमें याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सौम्या तिवारी नाम की खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, वो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। अंडर 19 मतलब एमपी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आईसीसी अंडर 19 में कहाँ हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ। किसको हमने हराया? तो इंग्लैंड को हमने जो है वो हराया। कौन सी बार हराया है? तो पहली बार ही हराया होगा इसमें, क्योंकि पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन सा लिंक हो सकता है ना, दोनों में हमने को याद रखना है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? ग्रामीण विकास समिति जोधपुर, जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी, अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, या सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई। तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास समिति जोधपुर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश शासन जो अवार्ड्स देता है, यानी जो पुरस्कार हम लोग देते हैं, उन पुरस्कार में अगर हम प्राइज मनी के हिसाब से देखें, मतलब जो हम पैसा जो उसमें देते हैं प्राइज मनी, उस हिसाब से सबसे बड़ा जो पुरस्कार है हमारा, वो है आपका महात्मा गांधी, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। क्योंकि इसमें हम सम्मान निधि जो देते हैं वो 10 लाख रुपए देते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने 10 लाख रुपए सम्मान निधि देते, सबसे बड़ा अवार्ड है मध्य प्रदेश शासन का, और ये इस बार मिला है ग्रामीण विकास समिति जोधपुर को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार को भी मिल चुका है, लेकिन इनको मिला था 2019 में। अभी हम 2021 की बात करें, 2020 में ये भटके विमुक्त कोई संस्था था, वो तो अब आएगा नहीं इतना यहाँ पर अगर कहा। तो इसमें ये अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड आपसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या आएगा वो देखने वाली बात है। रही बात आगे के, तो जैसे सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, ये राजा मानसिंह तोमर अवार्ड दिया इनको इस बार का, यहाँ पे लिख देता हूँ, राजा मानसिंह तोमर अवार्ड
ये मध्य प्रदेश शासन देता है। ये भी तो ये भी एक पूछ सकता है कि राजा मान सिंह तोमर जो है वो अवार्ड हमने जो है वो किसको दिया। तो इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, देखने वाली बात है कि क्या आएगा, है ना। और कुछ बचा है इसमें, हाँ, ये जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी, ये भी याद रख लीजिएगा, ये नानाजी देशमुख सम्मान मिला है इसको। ठीक है, वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि महाकौशल लिखा है डिंडोरी का, इनको मिला है नानाजी देशमुख सम्मान, है ना। बड़ा प्रसिद्ध नाम थे नानाजी देशमुख, उनके नाम से जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, काफी चर्चित हैं, और बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी बड़ी हस्तियों में उनको नानाजी देशमुख को जो है वो याद किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा ही आएगा। प्रियांशु राजावत, समीर दात, सत्यार्थ पटेल या श्रेयांशी परदेशी? तो इसका आंसर है प्रियांशु राजावत। तो इसमें अब देखो दो तीन जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। पहला कि थॉमस कप का संबंध किससे है, तो ये एक आंसर हो गया कि वो बैडमिंटन का कप है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन हो गया, ये आप लोग लिख लेना। दूसरा वो प्रियांशु राजावत है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियांशु राजावत कहाँ से, तो धार से। एग्जैक्टली मुझे ही नहीं मालूम था कि प्रियांशु राजावत धार से। अभी ये ऑनलाइन मेरा बैच जो चलता है उसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसी बैच में किसी बच्ची ने, स्टूडेंट ने जो है ये मुझे बताया कि सर ये वो धार से हैं। मैंने बोला कि उसका डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना, मुझे याद नहीं है कि कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो धार से हैं। और दूसरा, थॉमस कप जब जीत कर लौटे तो प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें बधाई दी, मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें बधाई दी, मध्य प्रदेश शासन ने उनको 10 लाख रुपए का जो है वो प्राइज मनी भी दिया। ठीक है, मतलब क्या, मतलब शासन ने जो है कि भाई एक मतलब उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, मध्य प्रदेश को पहचान दिलाई है, तो उनको जो है वो 10 लाख रुपए की राशि भी जो है वो प्रदान करी। तो इस तरह से प्रियांशु राजावत धार, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश योग आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है वो किसे जो है वो बनाया जाएगा? तो पहले तो ध्यान रखिएगा, योग नाम का कोई आयोग था नहीं। मध्य प्रदेश में पहली बार जो कैबिनेट है उसने डिसीजन लिया कि हम योग आयोग बनाएंगे। तो जो योग आयोग बनेगा, इसमें जो अध्यक्ष बनेगा वो कोई भी ऐसा व्यक्ति बनेगा, कोई भी ऐसी एनिमेट पर्सनालिटी जिसको योग का अच्छा खासा क्या हो, जानकार, अच्छा खासा जानकार जो है वो योग का हो, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा ना हो, यानी कोई भी अशासकीय व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा। पहले तो ये याद रखिएगा, योग का जानकार। ठीक है, आप अच्छे से, मतलब जिसको योग के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो, अति विशिष्ट जो है वो। दूसरा कि उसमें जो उपाध्यक्ष बनाएंगे वो हमेशा जो है वो पदेन रूप से होगा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का अध्यक्ष। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो है वो उसके अध्यक्ष को हमेशा इसमें बनाया जाए। संदीपनी आश्रम नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। ये अभी जैसे ही बनेगा इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और फिर योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 जो व्यक्ति हैं उनको राज्य सरकार क्या करेगी, इसमें अपॉइंट भी करेगी, यानी उसमें मतलब और भी जो है वो मेंबर रहेंगे। इस प्रकार एक मल्टी मेंबर कमीशन की तरह काम करेगा। योग से संबंधित गतिविधियों को जो है वो बढ़ावा देने में जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगा। इन सब से जुड़कर जो है वो मतलब क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 था। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, अच्छे हेल्दी क्वेश्चंस आपने तैयार किए। और अगर आपने इसका जस्ट पार्ट, अभी एक आध हफ्ते के बाद हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 ले आएं, तो एमपी के 2022 का आपका एक तरफा तैयार हो जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। और आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जरूर करिए। एक एमपी करंट अफेयर्स का हम फोल्डर बना देंगे, उस फोल्डर के अंदर एमपी से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स हैं उनके करंट अफेयर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। और आगे तो मैं क्या बोलूं, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, एडीपीओ का, या इस तरह का कोई भी एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश का एक स्पेशल वेटेज है, तो एक बहुत ही हेल्दी आपके लिए कोर्स हमारे पास है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर आपको एमपी स्पेशल एक कोर्स मिलेगा, एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। हर वीडियो 2 मिनट का प्रीव्यू है, आप चला के देखेंगे, आपको स्ट्रेंथ 2 मिनट में ही समझ पड़ जाएगी कि मैं क्या नेचर से जो है पढ़ा रहा हूँ। टू दी पॉइंट पढ़ाई जो है वो कराने की कोशिश होती है, एग्जाम क्वालिफाई कराने के अप्रोच से ही पढ़ाते हैं, कोई टाइम पास नहीं करना है आपका। डायरेक्ट कैसे, किस अप्रोच से क्वेश्चन आएंगे, क्या नेचर होगा, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए, वो सब आंसर्स आपको उन वीडियो से मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स तो आपके बहुत सकारात्मक आते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को।